हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र है और हमारा टॉपिक चल रहा है रोजगार, बेरोजगारी एवं कल्याण योजनाएं। इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन नंबर 207 से स्टार्ट करेंगे और आज कोशिश किया जाएगा कि यह चैप्टर पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन भारत में कब प्रारंभ हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन भारत में अक्टूबर 2014 में प्रारंभ हुआ था। इससे पहले वाले सेशन में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 208, आपको बताना है कि जो रोशनी शब्द है, रोशनी 2013 में समाचार पत्रों में ज्यादा यह हाईलाइटेड था और यह किससे संबंधित है आपको बताना है। तो जो रोशनी है जनजातीय युवकों के कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्य से जो है यह संबंधित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, जून 2013 में तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में ग्रामीण युवाओं के लिए नई कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे रोशनी कहते हैं, इसकी शुरुआत की गई और इस योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय युवाओं का कौशल विकास पर उनकी आजीविका में सुधार करने का एक प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 209 है, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं। सही जवाब है 15 सूत्रीय कार्यक्रम। भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित कार्यक्रम 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, जबकि देश में निर्धनता निवारण के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है मतलब कि घोषित किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, 15 सूत्रीय कार्यक्रम और 20 सूत्रीय कार्यक्रम किन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है, निम्नलिखित मंत्रालयों में से आपको बताना है नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है। नालंदा परियोजना अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय से जो है यह संबंध रखता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में हम लोग दो चार लाइनें डिस्कस कर लेते हैं। नालंदा परियोजना अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है और इसका शुभारंभ अल्पसंख्यक मामलों के तत्कालीन मंत्री के रहमान खान के द्वारा 4 मार्च 2014 को किया गया था। इसकी शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की जाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 211 में जो है आपको बताना है कि जो सूची 1 है सूची 2 से किस प्रकार मिलान करने पे सही होता है। तो देखिए, इसमें जो ए ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला कोष, इसका संबंध है निर्धन महिलाओं का ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो ए का आपका हो जाएगा ए का 4, ठीक है। और दूसरा है महिला समृद्धि योजना, इसका संबंध है ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो आपका बी का हो जाएगा 3rd। और इंदिरा महिला योजना, इसका संबंध है महिलाओं की मतलब शक्ति संपन्नता। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका सी का ए। और महिला समाख्या योजना जो है इसका संबंध है महिला समानता के लिए शिक्षा, तो सेकंड वाला। इस तरह से जो है आपका 1 का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2 यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 212 है, भारत में महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई। महिला समृद्धि योजना 1993 में। भारत में महिला समृद्धि योजना भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में बचत की आदत का विकास करना, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। 12 जुलाई 2001 को महिला स्वयं सिद्धि योजना, जो महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई गई थी, इसमें इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना का विलय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 213, 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर कौन से कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। इसका सही जवाब है सांसद आदर्श ग्राम योजना, डी ऑप्शन। 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पे सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई।
सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों और वहां के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है जिससे वे स्वयं के जीवन में सुधार लाकर दूसरों के लिए एक आदर्श गांव बने। यह योजना संसद के दोनों सदनों के सांसदों को जो है प्रोत्साहित करती है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम जो है एक गांव की पहचान करें और 2016 तक आदर्श गांव का विकास करें। साथ ही वर्ष 2019 तक 2 और गांवों का जो है विकास करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 214। वर्ष 1981 अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था किन के लिए? तो विकलांगों का जो वर्ष था, इस मतलब कि विकलांगों के लिए जो है 1981 अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1981 विकलांगों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2017 को विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है मनाने की घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2019 को स्थापित जो है स्थानीय भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, संयम का अंतरराष्ट्रीय वर्ष और रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2022 को सजावटी मत्स्य एक्वाकल्चर का अंतरराष्ट्रीय वर्ष तथा वर्ष 2024 को उष्ण गणों, ठीक है, इसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 215, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 8 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 216 है विमेन्स डे यानी नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? नारी दिवस आपको बताना है किस दिन मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 8 मार्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है यह 8 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 217 है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 20 मार्च। क्वेश्चन नंबर 218 है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 15 मार्च। और बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया? बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया? 1975 में। और बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 1 के उपखंड 3 में यह प्रावधान है कि यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 से जो है प्रभावी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 है बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था, कब हुआ था? सही जवाब है 1976 में। क्वेश्चन नंबर 221 है नीचे दिए गए कारकों में कौन भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है, तो हम लोग इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, जनसंख्या वृद्धि और भौतिक समृद्धता चारों को जो है उत्तरदायी माना जा सकता है, जो कि ऑप्शन में आपका आंसर मतलब जो ऑप्शन दिया गया है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 222 है निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के बारे में क्या सत्य है? तो कुरुक्षेत्र के बारे में जो सत्य है आपको बताना है। तो कुरुक्षेत्र के बारे में जो सत्य वह यह है कि यह ग्रामीण विकास के लिए एक अग्रणी पुस्तिका है, बी ऑप्शन, ठीक है। और कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास पर केंद्रित एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 223 है निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था ग्रामीण स्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंधन को संचालित करती है? तो इसका सही जवाब है नाबार्ड। ग्रामीण स्थापना विकास कोष की स्थापना जो है वर्ष 1995-96 में ग्रामीण आधारभूत ढांचे के वित्तीय हेतु की गई थी। 1982 में स्थापित नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसके अर्थ प्रबंधन का संचालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 224 है नियोजन आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने हाल ही में कर लगाने योग्य आय पर उपकर की संतुति की है, तो निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए, योजना आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने अगस्त 2011 में संव्यवहार कर यानी ट्रांजैक्शन टैक्स न लगाने की संतुति की, किंतु सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य
जो है सरचार्ज कह सकते हैं, हेल्थ सरचार्ज यानी स्वास्थ्य अधिभार, इसकी जो है इसको लगाने की सिफारिश की थी, हेल्थ सरचार्जेज। तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 225 में आपको बताना है कि किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। सही जवाब है 2008 में। देखिए, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम संसद के द्वारा 2008 में पारित किया गया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसे 30 दिसंबर 2008 को अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 226 है, निम्न में से कौन सा एक भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है। तो देखिए इसका सही जवाब है 1.09%। देखिए इसके बारे में अगर बात किया जाए तो भारत में वर्ष 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी का 1.09% रहा, जिसमें केंद्र और राज्यों का प्रतिशत हिस्सा 0.39 और 0.70% था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 1.15% से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 227 है, राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई कब? 1979 में। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना 1979 में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 228 है, हाल ही में यानी वर्ष 2013 की बात है, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन के लिए महिला आत्म सहायता समूहों को निम्न ब्याज दरों पर ऋण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। कितना? तो सही जवाब है 7%। देखिए, पूरे भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन को जो है मंजूरी दी। 5 मई 2013 को सरकार के द्वारा सहायता समूहों को अब जो है 7% यानी 7% की ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 में आपको बताना है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो आपका सही मैच नहीं है वही बताना है। इसका सही जवाब है जो MJSRY है, इसका संबंध ग्रामीण रोजगार जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी और इसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना था, न कि ग्रामीण बेरोजगारों को। क्वेश्चन नंबर 230 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पे स्थित है? सही जवाब है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 231 में आपको बताना है, जो 4 स्टेटमेंट दिया गया है यहां पे देख सकते हैं और विचार करना है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस इकाई या किन इकाइयों के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसमें जो पहला दिया गया है होटल तथा रेस्तरां, दूसरा मोटर परिवहन उद्योग, समाचार पत्र प्रतिष्ठान, निजी चिकित्सा संस्थान, ये सारे इकाइयां जो हैं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कर्मचारी राज्य बीमा एक स्वपोषित सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह भारतीय मतलब जो कर्मकार हैं इनके लिए है और कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1948 में अधिनियम पारित होने के बाद अस्तित्व में आई थी, लेकिन वास्तविक रूप में इसकी शुरुआत 25 फरवरी 1952 से कानपुर और दिल्ली में, दोनों स्थान का नाम जो है याद रखिएगा, कानपुर एवं दिल्ली में हुई। प्रारंभ में यह योजना फैक्ट्रियों और कंपनियों के कर्मचारियों को ही उपलब्ध थी, किंतु अब यह सभी 10 या 10 से अधिक कार्मिकों वाले जो उद्योग या संस्थान है इनके कर्मचारियों के लिए भी यह जो सामाजिक सुरक्षा है प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 232 है, कपाट का संबंध क्या है? कपाट का संबंध किससे है आपको बताना है। तो देखिए, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता और मूल्यांकन से जो है कपाट का संबंध है। तो आपका ऑप्शन जो होगा
डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद अर्थात कपाट, इसका गठन 1 सितंबर 1986 को किया गया था। कपाट ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्य को जो है प्रोत्साहन देना और उनमें मदद करना है। क्वेश्चन नंबर 233, कपाट एक स्व वित्त संस्था है जो निम्नांकित अधीन कार्य करती है। किसके अधीन कार्य करती है कपाट, आपको बताना है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो है कपाट कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 234 है, आधार एक कार्यक्रम है किस प्रकार का। तो देखिए, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए जो आधार है एक कार्यक्रम है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। UIDAI, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं, और आधार जो है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है। यह 12 अंकीय विशेष पहचान संख्या है जिसमें शिशुओं सहित प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन, डेटाबेस संग्रहित करके तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग बैंक खाता खोलने, टेलीफोन मोबाइल कनेक्शन लेने, हवाई या रेल टिकट प्राप्त करने आदि में पहचान के तौर पे किया जा सकता है। 235 में आपको बताना है कि निम्न में से किसे आप जो है ग्राम तेवली से संबंध करेंगे, जो सितंबर 2010 में चर्चा में था। तो तेवली यह 2010 में चर्चा में था, इसका संबंध किससे है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, आप बताइए। इसका सही जवाब है आधार परियोजना, सी ऑप्शन। तेवली का संबंध जो है आधार परियोजना से है। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में पहले 2 पॉइंट देख लेते हैं। 2010 में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का तेवली गांव चर्चा में था, क्योंकि यहां पर जो है विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित आधार परियोजना की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 236 है, निम्नलिखित में से कौन सा गांव UID जो योजना है इसके अंतर्गत पहला आधार गांव है। तो मालूम है आपको, महाराष्ट्र का नंदुरबार तेवली गांव, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 237 है, कथन ए कह रहा है कि संप्रति भारत में गरीबी की व्यापकता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कारण आर, गरीबी निवारण कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कैसे? भारत में गरीबी की व्यापकता का कोई स्पष्ट निर्धारण नहीं हो सका। 7वीं योजना के द्वारा किए गए अनुमान में वर्ष 1987-88 में 29.9% जनसंख्या को गरीब दिखाया गया था। वहीं विशेषज्ञ समूह ने इसका अनुपात 39.3% बताया था। योजना आयोग के पूर्ववर्ती अनुमानों तथा तेंदुलकर समिति के द्वारा सुझाई विधि से प्राप्त गरीबी आंकड़ों में भी काफी अंतर था। पुनः गरीबी निवारण के अनेक कार्यक्रमों में सामंजस्य की कमी और तदनुरूप उनकी अल्प प्रभाविता के कारण 90 के दशक में गरीबी निवारण कार्यक्रम की पुनर्रचना जो है की गई। तो इसलिए कथन कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 238 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सही जवाब है ग्रामीण उद्योग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 239 है, प्राथमिक शिक्षा कोष की स्थापना वर्ष 2005 में निम्न में से किस प्राप्ति के लिए की गई थी। सही जवाब है केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए शिक्षा उपकर के लिए, सी ऑप्शन। प्राथमिक शिक्षा कोष का गठन केंद्र सरकार के द्वारा जो है 2005 में शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व के संग्रहण के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 240 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का जो है उपाय नहीं है। सही जवाब है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण आर्थिक सुधार के लिए अपनाया जाने वाला एक तरीका है। इसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, जबकि शेष तीनों विकल्प असमानता को घटाने के उपायों में शामिल है। भारत में उदारीकरण से समृद्ध वर्ग के अधिक लाभान्वित होने के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। ध्यान में रखिएगा।
241 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य जो निर्धारित किया है, कब तक? सही जवाब है वर्ष 2015 तक। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत 2A में वर्ष 2015 तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों में से, यानी 17 जो SDGs थे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, सतत विकास लक्ष्य हैं, इनमें चौथा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। इसके तहत 2030 तक सभी बालक और बालिकाओं को निःशुल्क, समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको 242 में बताना है, भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन संबंधित है किससे? अक्षय पात्र जो फाउंडेशन है, इसका संबंध प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन से संबंध रखता है। अक्षय पात्र फाउंडेशन, देखिए अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है भारत का एक गैर सरकारी संगठन है, यानी यह एक NGO है और इसकी स्थापना 2000 में कर्नाटक में बेंगलुरु के शहर कर्नाटक में हुई थी और यह संस्था स्कूली छात्रों को निःशुल्क जो है मिड डे मील उपलब्ध कराती है। 243 में आपको बताना है, केंद्र सरकार के द्वारा एक नीति संबंधी लिए गए निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार के अंतर्गत प्रभावी रूप से कितने प्रतिशत व्यय भार जो है वहन करेगी? तो 68%। इसके बारे में ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा जो है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए 68% जो है व्यय भार वहन किया जाएगा। बच्चों के मुफ्त यानी फ्री एजुकेशन के लिए जो है प्राप्त करने का अधिकार 6 से जो है 14 वर्ष यानी 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को जो है मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव है। 244 है, केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए? इसका सही जवाब है 1963 में। केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना 1962 में की गई थी और यह वर्ष 1963 से जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित हुए और इस प्रकार अभिष्ट उत्तर जो होगा आपका विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 245 में बताना है, विजन जो है 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? विजन 2020 फॉर इंडिया जो दस्तावेज है इसका संबंध आर्थिक विकास से है, सी ऑप्शन। विजन 2020 फॉर इंडिया तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा एक प्रस्तावित दस्तावेज है जो भारत को वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 246, विजन आपको विजन 2020 में बताना है कि यह क्या है। विजन 2020, विजन 2020 का संबंध किससे आपको मालूम है? बताइए। देखिए, इसका संबंध है भारत सरकार का एक यह कार्यक्रम है जो सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता जो है प्राप्त करने का मतलब कि इसमें कोशिश किया जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और ऊपर में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। 247 में आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का जो समर्थन है किसने किया था? शहरी क्षेत्रों में शहरी सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने का नीति का जो समर्थन किया था वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए शहरी सुविधा देने का नीति का जो समर्थन किए थे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और इसके लिए उन्होंने 4 प्रकार के संपर्क जो है मुहैया कराने की भी बात कही थी। उन्होंने वास्तविक संपर्क, इलेक्ट्रॉनिक संपर्क, ज्ञान के संपर्क के माध्यम से जो है ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर जो है जोर दिया गया था। 248 में आपको बताना है कि पूरा यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, पूरा जिसका मतलब कि शॉर्टकट नेम है, पूरा जो है ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। किसने किया? सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूरा जो है इसकी अवधारणा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो है अपनी पुस्तक टारगेट 3 बिलियन जिसके सह-लेखक सृजन पाल सिंह हैं इसमें प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले भारत के
54वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरा की अवधारणा को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा पूरा योजना के क्रियान्वयन की घोषणा कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 है, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, बताइए। तो केंद्र और राज्य के सार्वजनिक उद्यमों और निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को। डी ऑप्शन। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में परिभाषित किए गए केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों, केंद्र और राज्य जो स्टेट हैं, सेंटर और स्टेट, इनके सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उद्यमों जिसमें कम से कम 500 पंजीकृत कर्मचारी हों, इनके बेहतर प्रदर्शन करने वाले कामगारों को जो है प्रदान किया गया है। तो जो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार योजना है, यह जो मतलब कि आपको ध्यान में रखना है कि यह योजना मतलब किन क्षेत्रों में किन श्रमिकों को दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 250 में आपको बताना है, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनः स्थापना नीति 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिया गया है राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2007 के संदर्भ में। पहला है, यह नीति केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती है जिनकी भूमि किसी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, न कि किसी दूसरे कारण से अनैच्छिक विस्थापन होने पर। दूसरा है, इस नीति का निरूपण सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने किया है। तो बताइए क्या यह सही है। देखिए, इसमें जो सही है वो है पहला और दूसरा में से कोई नहीं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनः स्थापना नीति 2007 के द्वारा वह सभी व्यक्ति लाभान्वित होते हैं जिनकी भूमि किसी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, और इनमें उन सभी व्यक्तियों और परिवारों को भी सम्मिलित किया जाएगा जिनका विस्थापन अन्य किसी अनैच्छिक कारणों से हुआ है। और इस नीति का निरूपण ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। दोनों कथन इसलिए गलत हो गए हैं। दूसरा कथन था कि जो यह नीति है राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनः स्थापना नीति 2007 मतलब इस मतलब कि किस मंत्रालय ने जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया था, किस मंत्रालय ने स्थापना किया था, इसका मतलब कि क्रियान्वयन किया था, तो दिया गया था सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका जो क्रियान्वयन करता है वह है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 251 है, भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है, वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध है। भारत में विकलांग व्यक्तियों की जो संख्या है लाखों में है, वैधानिक स्तर पे जो इनको लाभ प्राप्त है आपको बताना है कौन कौन से इन्हें लाभ जो है अभी उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 स्टेटमेंट है, 3 लाभ है विकलांगों के संदर्भ में। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा लाभ इन्हें अभी जो है मुहैया कराया जाता है। पहला है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल सही है। दूसरा, व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन, ये भी सही है। और सार्वजनिक भवनों में ढाल की उपलब्ध, मतलब कि जो स्लॉप सीढ़ियां होती हैं जो ढलाऊ होती हैं, ताकि इन्हें जो है कार्यालय में जाने आने की सुविधाएं जो है सुलभ हो। इस तरह से सार्वजनिक जो भवन है वहां पे जो सीढ़ियां हैं ढाल की तरह बनाए जाते हैं, तो ये भी सुविधाएं जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। तो तीनों इसमें सही जवाब होगा। और इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, तो डी बिल्कुल सही होगा। देखिए, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 26 के तहत विकलांग बच्चों को न्यूनतम 18 वर्ष के आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का इसमें प्रावधान है। धारा 43 में प्रावधानित है कि संबंधित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारी विकलांग व्यक्ति है, जो हैंडीकैप्ड पर्सन है, इनको रियायती दरों और वरीयता के आधार पर गृह निर्माण, व्यवसाय स्थापना आदि के लिए भूमि आवंटन की योजना अधिसूचित करेंगे। और धारा 46 में विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए जो है सार्वजनिक भवनों में ढाल यानी रैंप्स की उपलब्धता का भी जो है प्रावधान किया गया है। 252 है, दृष्टि विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां पे जो है अवस्थित है। दृष्टि विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान जो है देहरादून में अवस्थित है, बी ऑप्शन। और यहां पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टि संस्थान जो है देहरादून में है। राष्ट्रीय
अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में, अली यावरजंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई में है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 253 है, केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा कहां पे? केवल विकलांगों के लिए। सही है, चित्रकूट में। भारत में केवल विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, जिसका मुख्यालय भी चित्रकूट ही है। और इस विद्यालय का नाम जगत गुरु रामभद्राचार्य, जगत गुरु है रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, इस विद्यालय का नाम रहेगा। ध्यान रखिएगा, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। 254 में आपको बताना है कि एड्रागॉगी क्या है। एड्रागॉगी, देखिए एड्रागॉगी एडल्ट एजुकेशन का दूसरा नाम है, प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है। और आगे बढ़ते हैं 255, रूडसेट संस्थान के प्रारंभ करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो रूडसेट संस्थान के प्रारंभ करने का उद्देश्य है बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना। सी ऑप्शन। रूडसेट संस्थान को प्रारंभ करने का उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगार युवकों को स्वयं के उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता को मतलब उद्यमिता का जो है प्रशिक्षण देना है। और 256 है, खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहां खोला गया था? तो ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले आंध्र प्रदेश में खोला गया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। और ये जो है भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर और 1982 में जो है यह स्थापित किया गया था। ध्यान में रखिएगा। 257 है, ग्रामीण युवकों के लिए स्वैच्छिक संस्थान तरुण भारत संघ निम्न में से किस राज्य में कार्य कर रही है? तरुण भारत संघ ग्रामीण युवकों के लिए स्वैच्छिक संस्थान है, ध्यान में रखिएगा। तो तरुण भारत संघ जो है राजस्थान में कार्य कर रही है। और आगे बढ़ते हैं। 258 है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे? इसका सही जवाब है 15 से 29 वर्ष। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके बारे में पहले 2-3 लाइनें इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रालय जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, पूर्व में लागू राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का शुभारंभ 9 जनवरी 2014 को किया। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का लक्ष्य युवाओं को पूर्ण क्षमता हासिल करके उन्हें सशक्त बनाने और उसके जरिए देश को राष्ट्रों के बीच सही जगह हासिल करने में समर्थ बनाता है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए 5 उद्देश्य और 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। और यह नीति जो है 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के सभी युवकों की जरूरतें जो है पूरी करेंगी। और 2011 के जनगणना के अनुसार कुल आबादी का जो यह है 25.5% कवर है। 259 है, वर्ष 2009 के लिए परिवार कल्याण सांख्यिकी जो संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हाल में घोषित की गई है, इसके अनुसार भारत में जो है आपको बताना है कि 2006 से 2010 में जन्म पर जो बॉर्न है, जन्म है, इस पे जीवन प्रत्याशा कितना है बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए पुरुष 65.8 और महिला 68.1, यानी जो जन्म पर जीवन प्रत्याशा है 2006 से 2010 में वह पुरुषों के लिए 65.8 वर्ष, महिलाओं के लिए 68.1 वर्ष। ठीक है। और यहां पर देख लेते हैं कुछ डेटा अपडेट है। प्रश्नकाल के संदर्भ में 2006 से 2010 के दौरान भारत में जन्म पर जीवन प्रत्याशा पुरुष का जो है 65.8 और महिला 68.1 था। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सांख्यिकी जो है कल्याण सांख्यिकी 2013 के अनुसार पुरुष और महिलाओं की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2016 से 2020 के दौरान 68.8 वर्ष और 71 वर्ष, यानी पुरुषों का 68.8 वर्ष और महिलाओं का 71 वर्ष, यानी 2016 से 2010 है इसमें, यानी 2006 से 2010 के दौरान अगर इसमें तुलना किया जाए तो 2016 से 2020 के दौरान में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ डेटा इनके जो मतलब कि जो वर्ष हैं बढ़े हैं। ठीक है। 2021 से 25 के दौरान
इसमें जो है 69.8 और 72 यानी 72.3% वर्ष जो है संभावित है। 2021 से 25 के दौरान भी बात किया जाए 2016-20 के तुलना में तो इसमें भी कुछ बढ़ रहा है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में भारत में महिला और पुरुष की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है 71 वर्ष और 68.5 वर्ष है। महिला 71 और पुरुष 68.5 वर्ष, जबकि समग्र रूप से अगर बात किया जाए तो 69.7 वर्ष है। 260 है, दीपक पारेख कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? इसका सही जवाब है अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। तो ध्यान में रखिएगा, केंद्र सरकार ने दीपक पारेख कमेटी का गठन मई 2007 में किया था अस्थापना विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दो चीजें, किसने और किस चीज के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गरीबी, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यह जो चैप्टर था पूरी तरह से आपका आज के सेशन में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट में गरीबी से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।